आज पुष्प के भाग देख लेते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है कैलिक्स, यहाँ पर देखते जाइए। कैलिक्स, करोला, उमंग और जायांग। अब कैलिक्स का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैलिक्स कहाँ पर पाया जाता है, इसका क्या कार्य है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कैलिक्स किसी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इस कैलिक्स की इकाई जो होती है उसको बाह्यदल के नाम से जाना जाता है। ये जो बाह्यदल होते हैं ये पत्ती के सबसे बाहर होकर के पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करते हैं। पुष्प के सबसे बाहर उपस्थित होकर के पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करते हैं और ये कैलिक्स जो होते हैं ये 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। या तो इसके प्रत्येक दल आपस में जुड़े होते हैं और या स्वतंत्र होते हैं। अगर इसमें सभी बाह्यदल जुड़े हुए होते हैं तो उसको संयुक्त बाह्यदली कहते हैं और अगर सभी बाह्यदल मुक्त अवस्था में होते हैं तो उसको पृथक बाह्यदली के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो दल होते हैं, जो बाह्यदल होते हैं, या तो संयुक्त बाह्यदली होते हैं या पृथक बाह्यदली होते हैं। पुष्प के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। अगला भाग है आपका करोला। करोला के बारे में देख लेते हैं, इसकी क्या स्थिति होती है। ये पुष्प का दूसरा भाग होता है और साथ ही साथ चमकीले रंग का होता है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये कीटों को परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। ये भी संयुक्त या पृथक हो सकते हैं। अगर सभी दल आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त दली, और यदि सभी दल आपस में पृथक हैं तो उसको पृथक दली कहा जाता है। 2 अवस्थाएं इसकी भी हो गई। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये निम्नलिखित आकृतियों में हो सकते हैं, या तो नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का अथवा चक्राकार हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं विन्यास के बारे में। विन्यास के बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार का इसका विन्यास हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विन्यास लिखा गया है। एक तो कोर स्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोर छादी और चौथा वैक्सिलरी। इतने प्रकार का पुष्पदल विन्यास होता है। पुष्पदल विन्यास अगर सबकी परिभाषा के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर सबकी परिभाषा भी लिखी गई है। यहाँ से देखिए, जब एक चक्र के बाह्यदल अथवा दल एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हों तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कोर स्पर्शी विन्यास किसमें पाया जाता है। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। ये जरूर पूछा जाता है कि कोर स्पर्शी विन्यास क्या है, व्यावर्तित क्या है, कोरछादी क्या है, वैक्सिलरी क्या है। तो सबके बारे में सबकी परिभाषा आप लिख लेंगे। अगली परिभाषा देख लेते हैं व्यावर्तित की। इसमें देखिए लिखा है, यदि किसी दल अथवा बाह्यदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्यापित हो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उदाहरण भी आप नोट कर लेंगे। अगली परिभाषा कोरछादी की है। कोरछादी की परिभाषा भी, यदि बाह्यदल अथवा दल एक दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। मटर, सेम में 5 दल होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा मानक कहलाता है। 2 स्पर्शी पंख के नाम से जाने जाते हैं, मानक, पंख, और उसके आगे 2 सबसे छोटे अग्रदलों जिसको कूटक कहते हैं को अतिव्यापित करते हैं, मतलब ढकने का काम करते हैं। इस प्रकार पुष्पदल विन्यास को वैक्सिलरी कहते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक पत्ती सबसे बड़ी हो जो सबसे ऊपर की ओर हो और 2 पार्श्व में हो जो कि सबसे नीचे की तरफ 2 दलों को ढके हुए हों। अगर ऐसी कोई संरचना पाई जाती है तो उसको वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस पुष्पदल विन्यास के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पहला फिगर देखिए, जो प्रत्येक दल के प्रत्येक किनारे एक दूसरे को स्पर्श मात्र कर रहे हैं। इस प्रकार के विन्यास को कोर स्पर्शी कहा जाएगा।
अगला देखते हैं, यहाँ पर एक दल का एक किनारा स्वयं ढका हुआ है और दूसरा किनारा दूसरे दल के एक किनारे को ढकने का काम कर रहा है, तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति को व्यावर्तित कहेंगे। इसी प्रकार से कोर छाती भी है, परिभाषा के साथ आप ये फिगर भी बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए वैक्सिलरी भी है, इसमें एक सबसे बड़ा दल है, उसके बाद दो पार्श्व दल है जो कि सबसे नीचे के दलों को दोनों ओर से ढके हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वैक्सिलरी की है। ये विन्यास आप फिगर सहित बना लेंगे, ये नीचे वाले फिगर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये नीचे वाले फिगर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले ही फिगर को आप बनाएंगे। और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पुमंग, तीसरा भाग है पुमंग। पुमंग पुंकेसरों का समूह है, मतलब पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और जो पुंकेसर होता है, एक पुंकेसर में दो भाग पाए जाते हैं, एक भाग है तंतु या इसको कुतंतु के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग है परागकोश। ये परागकोश जो होता है ये द्विपालक होता है, बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक पाल में दो कोष्ठक होते हैं। यदि पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें स्टेमिनेट कहते हैं। और भी पुंकेसर की कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यदि पुंकेसर दल के साथ आपस में जुड़े होते हैं तो इसको दल लग्न या एपिपेटलस के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल आप बैगन में देखने को पाएंगे। यदि पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसको परिदल लग्न या एपिफिलस कहते हैं। इसको लिली में आप देखने को पाएंगे। यदि पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में है या बंडल के रूप में है तो उसको एक संघी, अगर दो बंडल में है तो द्विसंघी। एक संघी का एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे और द्विसंघी का एग्जाम्पल आप मटर में पा जाएंगे। अगर बहुत सारे ग्रुप में है तो उसको बहुसंघी के नाम से जाना जाता है। सिट्रस में आप इसको देखने को पा जाएंगे। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, पूछी जाती हैं कि दल लग्न क्या है, परिदल लग्न क्या है, एक संघी क्या है, द्विसंघी क्या है, बहुसंघी क्या है। तो ये सारी डेफिनेशंस आप लिखेंगे। स्टेमिनाइड पुंकेसर कब होता है, क्या कंडीशन होती है, तो इनके बारे में आप जानते रहेंगे। आगे चलते हैं, सबसे लास्ट आर्गन है जायांग। जायांग के बारे में देख लेते हैं। ये पुष्प का मादा भाग है और इसके एक इकाई को अंडप कहते हैं, मतलब अंडपों के समूह को जायांग कहा जाता है। किसी भी अंडप में तीन भाग होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये सबसे आधारी भाग होता है, सबसे आधार भाग होता है और फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी सी नली लगी होती है और इस लंबी नली को वर्तिका के नाम से जानते हैं, वर्तिका कहते हैं। और इसके सबसे अग्रभाग पर एक छोटी सी फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड हो सकते हैं, या तो एक बीजांड होगा या तो और अधिक बीजांड हो सकते हैं जो बीजांडासन से जुड़े होते हैं। ये बीजांडासन से जुड़े होते हैं। यदि एक से अधिक अंडक होते हैं तब ये पृथक हो सकते हैं अथवा जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि सभी अंडाशय पृथक हैं तो उन्हें एपोकार्पस या वियुक्तांडपी कहते हैं। और जब सभी अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तब उनको सिनकार्पस या युक्तांडपी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, चलिए इसके आगे बीजांडन्यास के बारे में देख लेते हैं। बीजांडन्यास क्या है? चलिए इसके आगे बीजांडन्यास के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा में देखिए लिखा भी गया है, इसमें अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को
बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और बीजांडन्यास कितने प्रकार का होता है ये भी इसका यहाँ पर लिखा गया है, कितने प्रकार का होता है, ये प्रकार आप लिख भी लेंगे और इनकी परिभाषाएं भी आगे दी गई हैं, इसको भी आप लिख लेंगे क्योंकि पूछा जाता है कि बीजांडन्यास क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है सीमांत बीजांडन्यास, दूसरा है स्तंभीय बीजांडन्यास, तीसरा है भित्तीय बीजांडन्यास, उसके बाद आधारी, केंद्रीय और मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास। तो इतने प्रकार का बीजांडन्यास होता है। सीमांत बीजांडन्यास के बारे में यहाँ पर देखेंगे और बीजांडन्यास देखने के साथ साथ यहाँ पर बीजांडन्यास का फिगर भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये सभी बीजांडन्यास का फिगर है। यहाँ पर आ, ब, स, द, य सभी का दिया गया है। आप फिगर को देखते हुए लिखेंगे और साथ ही साथ फिगर भी बना लेंगे, समझ लेंगे। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, देखते हैं। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो दो कतारें बनाती हैं, जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभी बीजांडन्यास कहते हैं, स्तंभी बीजांडन्यास। चलिए दोनों को इस फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में सबसे पहले यहाँ पर सीमांत बीजांडन्यास है और यहाँ पर स्तंभी बीजांडन्यास है। आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं। भित्तीय बीजांडन्यास, भित्तीय बीजांडन्यास में क्या होता है? इसमें जो बीजांडन्यास है, बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। और लास्ट में मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास है, इसकी भी परिभाषा दी गई है, आप देख करके लिख लेंगे। एग्जाम्पल भी आपका है यहाँ पर। चलिए इसके बाद फल स्टार्ट होता है, फल के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा।